सभी को नमस्कार। मित्रों, इन दिनों हम लोग सुपरिचित कवि भागवत रावत जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं और अब तक आपने इस कवि गद्यकार पर केंद्रित 7 कड़ियां सुन ली हैं। उनके परिजन आए और लेखक आलोचक आए। जिस तरह से मित्रों आप लोग इन कड़ियों को पसंद कर रहे हैं और आप सभी की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हमारे साथ जो वक्ता जुड़ रही हैं वे भी बेहद खास हैं। अपने क्षेत्र में महारत हासिल रखती हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाती रही हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए कई दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर भी और उनकी जिम्मेदारी को भी संभालती रही। मित्रों, उन्हें बुलाने से पूर्व मैं भागवत रावत जी की कविताओं को लेकर 2 महत्वपूर्ण शख्सियतों की टिप्पणियों को यहां रखना चाहता हूं। कई बार हमने शुरुआत भागवत जी की कविताओं से की। आज की इस कड़ी की शुरुआत कमला प्रसाद जी की जो टिप्पणी है उनकी कविताओं को लेकर उससे करते हैं, क्योंकि ये दोनों बेहद क्लोज भी रहे हैं। इसका भी अपना एक खास महत्व है। तो कमला प्रसाद जी क्या सोचते हैं भागवत जी की कविताओं को लेकर, इसे सुनते हैं। वे लिखते हैं, वे बतलाते हैं, भागवत की कविताएं मनुष्य को अकेलेपन से बाहर लाती हैं, बार बार जगाती हैं, न सुनने वालों को कहती हैं सुनिए। इनमें संबोधन स्वर है। कविताएं आत्म विस्तार, आत्म परिष्कार और आत्म प्रक्षालन करती है। कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति। कविताएं आत्म विस्तार, आत्म परिष्कार और आत्म प्रक्षालन करती हैं। इन कविताओं में प्रमुख भाव करुणा है, मर्मस्पर्शी तरलता निरंतर है। मैं, हम, वे, उस तथा उनका जैसे सर्वनामों के प्रयोग से प्रतीकात्मक अर्थ ध्वनियों की उद्भावना होती है। लगता है कवि जीवन भर नैतिक आदर्शों को तलाशता रहा जो न मिला। छोटे छोटे दुखों सुखों की वर्णनात्मक छवियां कविता को स्थानीय बनाती। छोटे छोटे दुखों सुखों की जो वर्णनात्मक छवियां हैं उनकी कविता को स्थानीय बनाती हैं और इन्हीं छवियों की अनुगूंज कविता की व्याप्ति की सूचक है। दृश्यात्मकता इतनी पारदर्शी है कि पाठक कहीं उलझता नहीं, वह सोचता हुआ कविता के करीब आता जाता है। तो देखिए एक एक वाक्य में किस तरह भागवत रावत जी की जो काव्य यात्रा है उसके विभिन्न पड़ावों को, उसकी विशेषताओं को, उसके तत्वों को कमला प्रसाद बड़ी आसानी से रख देते हैं। बड़ी आसानी से इसलिए भी रख देते हैं कि वे कवि भागवत रावत को जानते हैं और उनकी कविताओं को उनसे भी कुछ अधिक जानते हैं। इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया आसान हो जाती है, गो कि यह आसान नहीं है। चूंकि हमने 2 प्रतिक्रियाओं की बात की, थोड़ा सा समय ले रहा हूं, मगर चूंकि 2 प्रतिक्रियाओं की बात हुई तो एक और प्रतिक्रिया सुदीप बनर्जी जी की। पहले भी इनकी चर्चा हुई है भगवत जी की कविताओं को लेकर। एक बार मैं पढ़ देता हूं, फिर सीधे हम अपने वक्ता के पास चलेंगे। सुदीप बनर्जी लिखते हैं, भगवत आज के उन बिरले कवियों में है जिनके रचना विवेक में इस आवाज की केंद्रीयता है जो उनके शब्दार्थों को गहन और भाव प्रवण बनाती है। उनकी कविता मुद्रित पृष्ठ से उठ और एक चाक्षुष दायरे से निकल श्रव्य संसार में बदल जाती है। इसकी बात भी कुछ एक वक्ताओं ने की।
नरेश सक्सेना भी सुदीप जी को कोट कर रहे थे। फिर से पढ़ता हूं सुदीप जी की प्रतिक्रिया, उनका यह कमेंट, उनकी यह उक्ति कि उनकी कविता मुद्रित पृष्ठ से उठ और एक चाक्षुष दायरे से निकल श्रव्य संसार में बदल जाती है। मैं भगवत की कोई भी कविता उनकी आवाज को सुने बिना नहीं पढ़ सकता। मतलब कवि की आवाज वहां उपस्थित है। यह आवाज उनके संवेदनशील और पारदर्शी मन की प्रामाणिक गूंज है। उनकी यह वाचिकता मुखर पाठ के अतिरिक्त पठनीयता में भी अपनी प्रामाणिकता के साथ उपस्थित रहती है, जो उनकी कविताओं को एक साथ वह ऊष्मा और आर्द्रता देती है, जिससे उनकी मित्रवत मौजूदगी हमारे जीवन में बनी रहती है। भागवत मेरे 35 साल से दोस्त हैं, उनकी कविताएं भी दोस्ती निभाती है। उनकी कविताएं भी दोस्ती निभाती। कितनी बड़ी बात कि कवि तो दोस्ती निभा ही रहा है कई दशकों से, कवि की कविताएं भी दोस्ती निभा रही हैं। तो अ, मैं यहाँ पर जिस वक्ता को बुला रहा हूं वो ऐसी ही दोस्ती निभाती हुई शख्सियत है, मैं यह कहूंगा। पहले मैं उनको पर लाता हूं। जी नमस्कार, स्वागत अनुपमा जी। नमस्कार, नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार। तो आप ही आज की वक्ता हैं, और जो मैं मित्रों को कह रहा था कि इकोनॉमिक्स पढ़ाती रही हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पे रही हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में कविताएं लिखती हैं। भागवत रावत जी पर इनकी एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही संवेदना सघन कविता है। हम इनसे अनुरोध करेंगे कि आज अनुपमा जी उस कविता को भी पढ़ें। और जो बात अभी सुदीप बनर्जी जी भगवत रावत जी के लिए कह रहे थे कि कैसे वे दोस्ती निभाते हैं, मुझे लगता है भगवत रावत जी की संतानों में भी वह गुण उसी विलक्षणता के साथ आया है। चारों बेटियां और एक पुत्र, सभी में मैं देखता हूं कि दोस्ती का वह सिलसिला अक्षुण है। वैसे ही सहजता से, विस्तार से बातचीत करने का सलीका, बगैर किसी फिल्टर के, बगैर किसी संपादन के, अजनबियत को बिल्कुल दूर रखती हुई ये सभी शख्सियतें हैं भगवत जी की, ये सभी संतानें, और अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम करती हुई ये शख्सियतें हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए सीधे मैं अनुपमा जी से अनुरोध करता हूं और उन्हें बिल्कुल उनके बचपन के दिनों में ले चलता हूं, जहां कई ऐसी रोचक बातें हैं जो आज हम अनुपमा जी से सुनेंगे। तो सर्वप्रथम अनुपमा जी, जहां से आपको बात याद, जहां से आपकी स्मृति आपके साथ बनी हुई है बचपन के जिन दिनों से, वहीं से शुरुआत करें, बिल्कुल सहज ढंग से, मजा आने वाला है आज। तो आप कह रहे थे कि पिता की जो कविता लिखी वो पढ़ूं, लेकिन मैं पढ़ती हूँ उसको। कविता नहीं बोलूंगी, पापा का एक चित्रण है जो दिमाग में, क्योंकि जब छोटे थे तब से लेके मेरी स्मृतियां बहुत पुरानी भी हैं, जो क्योंकि आपने बात की कब से मुझे याद है, तो मुझे कई बार ये बात लगती है कि इतना पुराना मुझे याद है, और मुझे जो याद आता है वो पिता का ही चेहरा उनका। तो जो कहते हैं कि मैं पापा को बहुत हेड़ती थी, पापा को बहुत ज़्यादा याद करती थी, ठीक है ना। तो उनको याद करते हुए बीमार भी पड़ जाती थी तो माँ परेशान होती थी कि मतलब पापा से बोलती थी कि आप जा रहे हो और ये बीमार होती है, और काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती थी। एक बार तो मैसूर में इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी, मैसूर जब पापा गए और हम लोग भोपाल रह गए थे, तो 6 महीने पापा वहाँ रहे, उनका पोस्टिंग हो गया और हम लोग भोपाल में ही थे। तो नाना नानी के घर में हम लोग शिफ्ट हुए, वहीं पास में रहते थे, अरेरा कॉलोनी में ही हम लोग रहे भोपाल में। तो मैं इतनी 21 बीमार साल हो की गई। बात है? साल याद है अनुपमा जी, किस साल की बात है? हाँ, 71 में गए थे पापा मैसूर, तो तभी 71 की बात है। मैं पहले दर्जे में आई थी, और मुझे हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ते थे, तो राजपुष्पा में थे, दीदी के साथ मैं दीदी और मैं एक ही स्कूल में थे। मैं कच्ची पहली पक्की पहली होती थी, तो पक्की पहली करके मेरे को केंद्रीय विद्यालय में डाला गया था। और केंद्रीय विद्यालय चूंकि बहुत दूर था उस जमाने में, मतलब इतना दूर स्कूल हुआ नहीं करता था,
इतना दूर जाना, तो वो उसके मेरे पास दोहरी मार थी, स्कूल का भी वो प्रेशर, और पापा चले गए तो पापा निकले और मैं बीमार हुई। और दूसरी बात, पापा ने मुझे बहुत लाड किया है, और ये बात सभी जानते हैं और पांचों बच्चे जानते हैं कि उन्होंने मुझे जरूरत से ज्यादा लाड किया, क्योंकि मैं कुछ जिद्दी थी। तो पांचों बच्चों में मैं अलग थी, शायद सबसे जिद्दी बच्चा मैं ही थी। तो जो भी कारण रहे हों मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे मतलब मैं उनके कंधे से उतरी ही नहीं हूँ, मुझे 5 साल तक याद है। और उन्होंने, मैंने बोल दिया तो वो पीछे आओ तो वो पीछे आएंगे, उस तरह की जिद मेरी थी। तो पिता, अगर मैंने खाना नहीं खाती थी और रात को 12 बजे अगर पापा ने आके पराठा बनाया तो ही, मतलब जिद ऐसी थी। तो पापा के हाथ का पराठा, पापा बहुत अच्छा खाना बनाते थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। बहुत मतलब बहुत सारी बातें हुई हैं 7वें एपिसोड में, और मैं कोई बहुत लेखक कभी उस तरह से नहीं हूँ, कोई परिचित या कोई सिद्ध लेखक, तो मैं उतनी बात तो नहीं करूंगी उनकी शिल्प फिल्प, वो बाद में आऊंगी कुछ चीज़ों पर जो मुझे बहुत छूती हैं। लेकिन उनकी उनकी जो पूरी पर्सनालिटी है, जो उनका पूरा व्यक्तित्व रहा, वो इतना अभिभूत करने वाला था कि कोई भी उनका एक ऑरा जो बोलते हैं ना, तो वो हमेशा हम लोगों को भी, बच्चों को भी हो रहा। लेकिन मैं इतनी ज्यादा उनसे वो रही, आसक्त थी कि मतलब मैं बीमार हो जाती थी, ये कहा जाता है। और 2-3 वाक्य तो मुझे याद भी हैं। तो मुझे याद है कि वो, मैं बीमार हुई हूँ और बर्फ में रख दिया गया और 106 बुखार है, और उसके बाद पिता आए हैं और मुझे फिर कॉफ़ी पिलाई और मेरा 94 आ गया था, ये बात बताते हैं लोग, मैंने उसके कुल्ले कर दी। तो इस तरह का मेरा वो रहा शुरुआत, और पापा ने मुझे उतना लाड़ दिया भी जितना चाहिए होता था। दूसरी चीज़, मैं, मम्मी पापा, क्योंकि 5 साल अंतर यहाँ था, 5 साल बहन छोटी वाली और 5 साल दीदी बड़ी है, 5.5 साल बड़ी है मेरे से, तो वो अंतर भी ज़्यादा था, तो मुझे कुछ ज़्यादा वक्त भी मिला शायद लाड़ का या जो भी। तो कई बार तो भैया मजाक में भी कहता है कि हमारी घर की क्वीन विक्टोरिया है। तो इस तरह से पापा ने, लेकिन उसमें वो कभी कोई वो चीज नहीं रखी। हाँ, तो पिता की जो स्मृतियां हैं, और जो मेरी 3-4 साल की जो स्मृतियां हैं, आप सुन रहे हैं ना, मुझे लग रहा है। तो मैं साथ बना हाँ, इस सुन पा बार रहे, आपको सुबह कर देता हूँ। जी, ताकि हाँ आप डिस्टर्ब ना हो, इसलिए। जी जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ। तो पापा की वो जो स्मृतियां हैं, वो सारी मेरी 3-4 साल से भी स्मृतियां हैं मेरी। तो 1 मिनट अर्पण जी, इसको मैं रोक सकती हूँ क्या बीच में? आप ना रोकें, तब तक मैं अपनी अपनी कुछ और बातें करता हूँ। नहीं नहीं, मैं आप 1 मिनट, वो कुछ हाँ, डिस्टरबेंस हुआ है घर में, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अच्छा, नहीं, आप जाएं, आप रोके नहीं, कुछ ना करें, आप जाएं। मैं नहीं जा रही, मैं मैं नहीं सर, जा रही। जी। तो मित्रों, अभी वो तुरंत उपस्थित हो रही हैं अनुपमा जी। जी आ गई हैं शायद, अनुपमा जी आ गई हैं। हाँ। जी 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 जी, तो प्लीज कंटिन्यू अ, करें। जी तो ये जो स्मृतियां हैं बहुत पुरानी है, 3-4 साल की भी है। तो मुझे कई बार लगता है कि लोगों को 5-6 साल, 7-6 साल के बाद याद रहता है, मुझे बहुत पुराना भी याद है। तो कहीं कहीं जिस घर में मैं पैदा हुई थी उसकी कुछ झलकें मुझे याद है, और मुझे जो कुछ याद है वो पापा की गोदी में, पापा के कंधे पे, मतलब वही यादें हैं। उसके बाद तो खैर जब मैं पहले दर्जे में आई, तब तो मुझे पूरी पूरी याद है कि मैं पापा के कंधे से उतरती ही नहीं थी। तो वो एक तो एक चीज थी कि पिता से मेरा जो ज्यादा ही मतलब ये रहा। और मजेदार बात ये है कि जब बड़ी हुई तो पांचों बच्चों में शायद सबसे ज्यादा लड़ाई की पिता से किसी ने की है, तो मैंने की। अब लड़ाई से मतलब चाहे वो बहस हो, चाहे वार्तालाप हो, चाहे लड़ाई हो, लेकिन वो मुझे नतीजे पे पहुंचते थे, और वो उस दिन नहीं तो नेक्स्ट कहीं भी ना कभी उसको कंक्लूड करते थे। तो वो क्या है, वो बात खाली नहीं जाती थी। मैं अभी मानती हूँ कि मेरी बहुत गलतियां रही, अभी मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत सारी चीजों में मैं गलत थी, अब मुझे समझ में आता है क्योंकि वो उम्र ऐसी थी। लेकिन मेरे को एक वो फेमिनिज्म का भूत सवार टाइप हो गया था बीच में। तो हाँ, तो भूत या जो भी बोले, क्योंकि उन्होंने ही मुझे एनजीओ के मार्फत काम करने को बोला, एकलव्य में बोला, तो मैं उसमें भी करती थी, मैं पढ़ाती थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई थी, और मैं एनजीओ एकलव्य में भी काम करती थी विनोद रैना जी के साथ, अच्छी मेरी याद। तो पिता ने ही मुझे, उन्होंने देखा कि इसके अंदर वो एनर्जी बहुत है, तो उन्होंने वहां मुझे डाइवर्ट भी किया। तो ये बात है। और उसमें मैंने, हम लोग ने जुलूस निकाले, मैं पेंटिंग करती थी, तो सब काम किए मैंने। तो वहाँ मेरे अंदर वो आ गया। तो मेरे दिमाग में ये रहता था कि पिता ने और किसी के साथ किया, लेकिन मेरी माँ के साथ शायद उतना अच्छा नहीं किया। तो वो एक कंपैरिजन करने की कोशिश करती थी कि हाँ,
वो 5 बच्चों की माँ है, दिन भर काम करती है ये, तो मेरा जो उनसे जो भी कभी भी वो हुआ है टकराहट या जो बोले विवाद, वो इस बात पे ही था। फिर वो समझाते थे, लेकिन अभी उनकी कविताएं पढ़ती हूँ तो वो बिंदी की शीशी नहीं मिल रही, ये नहीं हो रही, लड़ती झगड़ती है बाजार से, और बाजार में घर ढूंढते ढूंढते सो जाती। तो ये मतलब क्योंकि बाजार इतना घुसा हुआ है हमारे अंदर, और वो सारी चीजें हैं, उस चीजों को अब मैं समझती हूँ अर्थशास्त्री होने के नाते कि, और उनकी कई कविताएं बाद में आकर मतलब आज के संदर्भ में उनको कोट करना इतना आसान है। मतलब आप जो भी वाक्य हो रहे हैं आज के जो समसामयिक हमारे जो पॉलिटिकल टर्मोइल्स चल रहे हैं, जिस तरह की भी चीजें चल रही हैं, जो पॉलिटिकल सेटअप है हमारी कंट्री का, देश का, विदेश का, जो पूरा ग्लोबल सिनेरियो, उसमें जो हम बाजारवाद देख, या आज जो चीज हो रही है और जिसके बारे में सोच रहे हैं, जैसे नरेश सक्सेना बता रहे थे कि वो डर लगता है जो लोग इस तरह के आभूषण रहते हैं या तिलक लगाते हैं, तो वो कविता में आता है। तो वो इतना चीजें अब जाके मुझे समझ में भी आती हैं और काफी पहले भी समझ में आई, लेकिन उनको इन कंक्लूजन तक पहुंचना और कंक्लूड करने का जो उनका काम था, उसने उन चीजों को, मेरी चीजों को करेक्ट किया, चीजों को सही किया। तो क्योंकि वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी, यंग थी, और फिर उन्होंने मुझे वो फ्रीडम दी, उन्होंने सारा वो दिया, तो फ्रीडम इतनी ज्यादा थी कि मैं उस फ्रीडम का कई बार हम गलत इस्तेमाल भी करते। लेकिन जो जैसा संवेदना ने कहा, हमारे घर में एक कहीं ना कहीं एक अनुशासन बहुत अंदर ही अंदर बैठा हुआ था। मतलब वो अनुशासन ऐसा नहीं था कि हम डरते थे। मैंने कई बार अपनी माँ से कहा कि तुम पूछती ही नहीं हो कि तुम लेट क्यों हो गई, देर से क्यों आई। तो बोली क्यों पूछना बेटा। तो वो बात, माँ 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में पिता से शादी हो जाती है। देखिए उनका जो भी विकास हुआ वो तो यही हुआ ना। वो एक अलग ही परिवेश से आती थी, एक बहुत ही ब्राह्मण परिवार जहां पर सारी रूढ़ियां सब कुछ था। लेकिन मेरी माँ ने पूजा की, लेकिन रूढ़िवादिता मैंने नहीं देखी। पापा ने इतनी बीमारी सही, हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई चीज बांधी, धागा, ये वो, हमें पता ही नहीं। आज मेरे से, जब मैं किसी एक मेडिकल कंडीशन में हूँ, आज मुझे एक तकलीफ है, लोग बोलते हैं, तो मैंने कहा मेरी माँ ने तो कभी किया नहीं। तो वो कहाँ, उनको कहाँ से आया। मैं माँ की बात नहीं कर रही, यहाँ पिता की बात कर रही, क्योंकि उन्होंने वही सीखा। तो बोली कि वो बोलती थी कि मैंने तो यही कुछ सब कुछ सीखा, यहाँ तक कि सब्जी बनाना भी मैंने अपने ससुराल में सीखा, क्योंकि उनके यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाते थे। तो माँ का भी जो विकास है लगभग हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रहा, क्योंकि उनके मन में पढ़ने की लालसा बहुत थी, और वो मुझसे ऐसा कुछ था कि 5 बच्चों में बाद में ये रहा कि माँ मेरे भी करीब बहुत रही। तो बच्चों में ये भी है कि मम्मा शायद अन्नू को ज्यादा प्यार करती अन्नू बोलते थे। तो वो भी एक चीज है। लेकिन क्या रहा कि मेरी शादी 31 साल में हुई, और फिर मैं बहुत ज्यादा वक्त मेरा माँ बाप के साथ गुजरा, ज्यादा से ज्यादा उस घर में। मतलब क्या होता है, आप शादी के बाद दूसरे घर में चले जाते हो। मेरे साथ कुछ ऐसा रहा कि मैं शादी के बाद भी, मेरा ससुराल यही था, लेकिन चूंकि तमिल भाषी होने के कारण मेरे पति जब भी जाते थे वो दूसरे शहर में थे, मैं दूसरे शहर में रही, हमेशा हमेशा हम दूसरे शहर। तो पिता माँ के साथ मेरा ज्यादा वो रहा। तो मैं बाय डिफॉल्ट बोले हम, मैं अपने ही माँ इधर आ जाती थी घर, जब ये चले जाते थे दूसरे शहर। और तमिल भाषी होने के कारण ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उतना जुड़ाव नहीं हो पाता है शुरुआती, उसमें भाषाई अंतर होता है। तो ये सारी चीजें, और जहां तक मेरी शादी का भी सवाल है, तो पिता ने मेरे से बोला था कि हाँ तुम देखो, ये भी है, ये भी रिश्ता, ये भी रिश्ता, मुझे लगता है ये रिश्ता बेहतर है, क्योंकि वहां तुम शायद बहू बन के रहोगी और यहाँ तुम। तो वो मेरे दिमाग में रहा, और मेरे में निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम थी। मैं ये बात मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, आज भी करती हूँ। मैंने अपने पदों पे निर्णय लिए, वो बात अलग है, लेकिन अपने निजी जीवन में जो निर्णय लेने का, तो उस पर पिता बहुत परेशान रहे हैं मेरे। और मुझे बोलते थे कि तुम्हें ये क्यों, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की कमी है तुम्हारे अंदर। तो वो जो कॉन्फिडेंस का विकास है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता के कारण आया। और माँ ने मुझे नृत्य में भेजा। ये माँ का वो था कि नहीं, मैं छोटी सी थी तो मुझे डांस क्लास ले गई, ये माँ ने किया। उसके बाद जब पहला दूरदर्शन का ऑफर आया, मैं एंकर थी, तो उसमें भी माँ ने कहा कि क्यों नहीं जाओगी तुम। फिर पिता ने बोला, विभा मिश्र यहाँ की डायरेक्टर होती थी थिएटर में, बोले विभा
सब मेरी बहनें थिएटर कर चुकी, मैंने भी इज़मनी का रोल किया था, बस छोटी सी थी। और सत्येन चाचा की उस दिन बात हो रही थी, सत्येन कुमार की प्रज्ञा दीदी ने बात की, तो सत्येन कुमार अंकल के साथ मैंने रोल अदा किया था और उसमें रश्मि वाजपेयी भी थी, तो मैंने बाकायदा स्टेज किया था, लेकिन वो बहुत छोटी थी। जैसे ही मैं बड़ी हुई तो मैं बहुत कॉन्शियस होने लगी और मुझे कुछ कॉन्फिडेंस, ये लगता था शायद मैं बहुत अच्छा करना चाहती थी और बहुत जजमेंटल थी, तो मैं बहुत बेहतर करने के कारण अपने आप को बहुत जज करती थी, तो इसलिए मुझे लगता था मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ। और इस बात से मेरे पिता बहुत परेशान रहते थे। आज भी मैं कविताएँ लिखती हूँ, मैं छपाती नहीं हूँ, वो नहीं, शायद पापा होते, पापा ने मेरी पहली कविता शैली जी को दी थी और कहा था शैली छाप दो, ये तो कभी देने नहीं वाली तो उन्होंने वो राग भोपाली में छाप दी थी। फिर मैंने लिखी नहीं उसके बाद, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, क्योंकि आपको खरा उतरना होता है और पापा ने जो मानदंड सेट किए हैं ज़िंदगी में, हमने उनको कभी भी मतलब सेकंड नहीं देखा किसी चीज़ में, हर चीज़ में इतने सुपीरियर रहे, इतने सुपर्ब रहे, चाहे वो घर का काम करना हो, चाहे वो दोस्ती करनी हो, दोस्ती का तो जो बयान है वो तो कोई बात ही नहीं। मैं उस पर भी वैसे थे, आप मम्मी से इतना काम कराते हो, आप 5 दोस्त का बोलते हो, 11 दोस्त ले आते हो। तो मैं ये सब बहसें करती थी पिता से, जो कि बहुत नॉर्मल है और मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, मैं माँ की तरफदारी करने की कोशिश करती थी, जो बाद में मुझे समझ में आया कि हाँ, ये चीज़ें नहीं हैं। और फिर माँ ने मुझे 1-2 बार बहुत गहरे शब्दों में समझाया कि बेटा, पापा ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, टोका नहीं। तो ये बात बड़ी थी अपने आप में। तो दोनों बिल्कुल अलग-अलग परिवारों से आते हैं, बिल्कुल अलग, लेकिन पिता के परिवार में पापा की जो इज़्ज़त है, वो कहाँ से मिली उन्हें? बिल्कुल एक रूढ़िवादी परिवार, मेरे नाना इतने काफ़ी, आज भी मेरे मामा लोग सब तो बहुत ही कंज़र्वेटिव फैमिली, ब्राह्मण परिवार। लेकिन माँ ने वो कंज़र्वेटिविज़्म नहीं रखा। माँ ने कहा कि हम चाहते थे कि हमारे बच्चे ना एक आध तो फ़िल्म में आ जाता, हमने अच्छी सुंदर लड़कियाँ पैदा करी, इतने भैया ये सब 5 बच्चे हमारे इतने अच्छे, सब चीज़ों, तो एक तो फ़िल्म में चला जाता। माँ की मतलब ये माँ की एक होती, वो इतनी मॉडर्न कैसे हुईं, वो अपने विचारों में कैसे इस लाईं, बावजूद इसके कि वो मैं उनको गॉड लविंग बोलती हूँ, गॉड फियरिंग नहीं बोलती, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो पूजा करती थी, लेकिन मैंने कभी उनको इस तरह के जो वो होते हैं, पापा ने कर्मकांड का मना किया, घर में हमारे कभी नहीं हुआ, तो माँ ने उसको कभी उस पे जोर नहीं दिया कि ये होना ही चाहिए या ऐसा होना चाहिए या वैसा होना, अपनी पूजा करती थी और उसमें पापा ने उनको कभी मना नहीं किया, सपोर्ट किया। हाँ, पूजा का सामान भी पापा ही ले आते थे उनका, हम लोग तो भूल जाते थे और उनको याद भी नहीं रहता। तो मैं माँ के साथ बहुत रही, फिर बाद में बहुत, जब पापा की हालत ऐसी हो गई और काफ़ी एज हो गई थी, पापा रिटायर हो गए, फिर पापा ने बोला, अन्नू माँ, अब माँ का ना तुमको देखना पड़ेगा, ऐसा बाकायदा बोला उन्होंने। तो तुमको ये करना पड़ेगा। तो मम्मी को अगर जाना होता था तीज त्योहार पे, क्योंकि उनका मायका भोपाल ही था, यहीं पे सब थे, तो मैं जाने लगी उनके साथ। तो इस तरह से फिर मेरा थोड़ा झुकाव माँ की चीज़ों पर भी ज़्यादा रहा और पिता का। तो मैं पाँचों बच्चों में ऐसी रही। तो आज भी भैया दीदी किसी को है, अच्छा मम्मी क्या बोलती थी, बताओ अन्नू तुम बताओ कि मम्मी ने क्या, तो मम्मी के बारे में कुछ अगर बात होगी तो वो मुझसे कोलैबोरेट करते हैं। हाँ, उन लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है, माँ ने, पिता ने और मेरे भाई बहनों ने, कि मुझे वो चीज़ पूछते हैं। तो घर में अगर कोई चीज़ होती जहाँ पे उसकी बात आती है, आपकी फैमिली रिचुअल्स या कभी कोई चीज़ बात है, तो वो मुझसे पूछा जाता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये चीज़ करने दी गई, ये दोनों ने करने दी। टकराहट होती है, बात होती है, बहसें होती थी, सब कुछ होता था। ऐसा नहीं कि माँ-बाप में कोई वो नहीं था। लेकिन वो जो एक पेयर बनता है आपके सामने, आँखों के सामने, एक युग्म जो माँ-बाप का दिखता है ना, वो मुझे नहीं दिखता बहुत आजकल, बहुत कम देखने को मिलता है। अ, अगर अपने नामवर जी आ रहे हैं तो वो याद करते कि नहीं, कम से कम भगवत के यहाँ पान खाते हुए जाना है, चंदा के हाथ का पान। विश्वनाथ जी को पुड़िया और केदारनाथ अग्रवाल बहू के हाथ की पूड़ी। और यहाँ पर जो अपने फक्कड़ जो है नागार्जुन जी, वो तो कमरे बंद करके, नहीं मैं तो चंदा की बात सुन रहा हूँ, मैं जा ही नहीं, वो तैयारी से महत्व में जाने के लिए, तो वो इतना कि वो चंदा के हाथ की खिचड़ी नहीं मिलेगी तो मैं नहीं खाऊंगा। तो ये सब चीजें आई कैसे होती हैं, कैसे हो रही हैं। और पापा का बार बार चंदा
कहना और दोस्तों से वो कराना। अशोक वाजपेयी जी जब भी आते थे वो घर में, जब भी खाना हुआ हमारे यहाँ, तो बहुत मेहनत से खाना बनता था, क्योंकि बहुत कम चीज़ों में हम लोग की, जैसे गुड्डू ने बोला कि मैं डाइनिंग टेबल ही नहीं था, मैं फ्रिज नहीं था, तो मुझे याद है कि कस्टर्ड बना तो उसको, उसके लिए बर्फ बगल से मांग कर लाई गई, उसमें जमाया गया। तो वैसी स्मृतियां हैं। अब जो बात मैं पिता की कहना चाहती हूँ, पिता की कविता जो है, अगर आप इजाज़त दें तो पढ़ूंगी, और फिर मैं उस पर आना चाहूँगी कि कैसे भाषा के अंतर और चीज़ों के अंतर को उन्होंने हम लोगों के अंदर जो दिया है, जो हमको मिला है उनसे, और जो होना चाहिए समाज में, वो कैसे एक, मतलब उसको जीते जागते उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी बच्चियों के साथ, ना सिर्फ कविता में लिखकर। तभी कविता इतनी सच्ची होती है ना, नहीं तो कविता इतनी सच्ची कैसे हो सकती? फिर कविता की आवाज भी कैसे सुनाई देगी? वो न श्रव्य होगी न दृश्य होगी। तो जो अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं, आप अगर कह रहे थे तो पापा की कविता पढ़ूं, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी है, 1 मिनट 2 मिनट लग जाएगा। तो वो कविता नहीं है, वो पापा का चित्रण है। और मजेदार चीज ये हुई कि बाऊजी बोलते थे उनको, और दीदी भैया, मुझे भी याद है, ईटू में हम लोग रहते थे बाऊजी, फिर हम लोग मैसूर गए। अब मैसूर का वातावरण इतना अलग था, वहां पे अंग्रेजी, और मुझे पापा ने कन्नड़ मीडियम में डाल दिया। अब कन्नड़ मीडियम में मुझे हिंदी, साइंस और सोशल स्टडीज भी हिंदी कन्नड़ में पढ़नी होगी ना, अंग्रेजी भी नहीं। तो मेरी वो दुविधा रही थी। तो मैं फिर अंग्रेजी और कन्नड़ ही लेकर आई। तो जब भोपाल आई तो मुझे हिंदी नहीं आती थी, और मैं चौथे दर्जे में हिंदी में ईदगाह हिल्स में कॉन्वेंट स्कूल में फेल हो गई थी। और पिता को फोन आया सिस्टर का, तो वहां वो चीजें हुई, और वो कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा सा, मतलब एक पापा को चित्रित करते हुए है। बाऊजी कब पापा और फिर अप्पा हो गए। बाऊजी बाऊजी कहते थे भैया दीदी और मैं भी, बाऊजी बाऊजी कहते थे भैया दीदी और मैं भी, एक भरभरी आवाज को, एक सुनहरी तस्वीर को, एक ऐसी शख्सियत को जिसमें शायद जरूर घुला होगा कोई यहूदी रंग, या फिर फारसी कतरा कोई गिरा होगा उनकी लौ पकड़ती आकर्षक देह पर। वो देह जो लौह की मजबूती से, वो देह जो लौह की मजबूती से लड़ती रही न सिर्फ असंख्य जिंदगियों से, बल्कि पढ़ाती रही उन्हें रोज रोज पाठ समता का, उनकी अस्मिता का, उनकी नमक की अदायगी का, और घुलती रही उनके जीवन में उनके पास ही नमक की तरह। यही देह खुद से भी लड़ती रही लगातार, यही देह खुद से भी लड़ती रही लगातार, एक विश्व युद्ध अपने ही अंदर, बहुत अंदर। वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स कोई और नहीं, वो ही हमारे बाऊजी थे, वो ही हमारे पापा, और एक दिन बन गए अप्पा भी। इन तीनों में वैसे कोई भारी अंतर नहीं था। वो ही हमारे बाऊजी थे, वो ही हमारे पापा, और एक दिन बन गए अप्पा भी। इन तीनों में वैसे भारी कोई अंतर नहीं था। बाऊजी एक सौंधी खुशबू थे, जो जमीन की सौंधी मिट्टी सी भर भर जाती थी उनकी देह में, उनकी तेज तेज चाल में, जो भर भर जाती थी उनकी देह में, और उनकी तेज तेज चाल में, बहुत तेज चलते थे। और जो उनकी काया थी, मतलब उनकी पौष्टिक एकदम पुष्ट शरीर था, और उसमें मुझे याद है 2 थैले लिए हुए हमेशा एंटर हो रहे हैं, तो दोनों बराबरी के झोले में, और उनके माथे से पसीना टपक रहा है, तो वो उनका एक विजुअल ध्यान आता है बचपन का। और उनकी तेज तेज चाल में, उनके सुनहरे बालों के लच्छों में, बहुत घुंघराले बाल थे, सुनहरे थे, उनके सिगरेट के धुएं से बन रहे छल्लों में बाऊजी अम्मा दादा के होनहार थे। बाऊजी अम्मा दादा यानी मेरे दादा दादी के होनहार थे। तो एक प्रेम भी, जो ढूंढा करता था अपने प्रेम पत्रों में उसकी हिरनी जैसी आंखों को। बाऊजी एक बुलंद आवाज थे, जो रात भर मशीनों से झगड़ा करते हुए निकाला करते थे रोज जीवन का रस। बाऊजी एक बुलंद आवाज थे, जो रात भर मशीनों से झगड़ा करते हुए निकाला करते थे रोज जीवन का रस। पापा मध्य देश में काम करते थे, 2 अखबार में काम करते थे, रात भर घर नहीं आते थे, 3-4 बजे घर लौटते थे। जब मैं पैदा हुई थी तब की बात है, मेरे पैदा होने के बाद पहली परमानेंट नौकरी आई थी तब। पापा एक जिम्मेदारी का नाम थे,
शौक और अभिमान भी हो गए थे पापा। सुबह की चाय और रात में दोस्तों की गपशप में गुम बच्चों की याद थे। फिर से नई फैलती सुगंध फिर से नई फैलती सुगंध थे पापा। तो परदेश में फैलती एक आवाज भी थे। तब पापा पापा भी थे और कहीं कहीं बाऊजी भी। तब पापा पापा भी थे और कहीं कहीं बाऊजी भी। पापा पापा रटते सोते थे हम, और सुबह उनसे बिना मिले ही चले जाते थे स्कूल, उनके खूबसूरत चेहरे को लिए लिए अपने साथ। बहुत गर्व होता था स्कूल में भी हम, क्योंकि पापा कवि थे, तो वो गर्व तो था, रहेगा हमेशा। चले जाते लिए लिए जाते थे अपने साथ। शाम को फिर उसी चेहरे को लपेट कर अभिमान में दिखाते अपने दोस्तों यारों और रिश्तेदारों के बीच। एक अभिमान भी तो हो गए थे पापा, क्यों ना हो अभिमान। हम भी तो अब लड़ते झगड़ते हंसते हंसाते हिंदी से अंग्रेजी में, कन्नड़ में, और ना जाने कब हम सब ने बना दिया एक दिन बाऊजी को पापा। नहीं याद मुझे ठीक ठीक वो क्षण, वो समय या पहर जब पापा मेरे लिए बन गए अप्पा। हालांकि कितना अहम रहा होगा हालांकि कितना अहम रहा होगा वो क्षण, वो पल, वो पहर, बल्कि ऐसा समय कोई जिसने कम कर दिया न जाने कितनी सदियों के अंतराल को। रहा होगा कोई ऐसा गहरा वक्त जो असमय ही दूर कर बैठा न जाने कितनी सारी दूरियां एक पल में। दूरियां जाति की, प्रांतों की, भाषा की, जिन्हें जिन्हें चाह कर भी हम न कर पाते कम। वो पापा ने अप्पा बनकर कर दी न जाने कहाँ गायब। कब से सोचती बैठी हूँ, क्यों, कैसे, क्यों और कब बाऊजी पापा और फिर अप्पा हो गए। तो हाँ, बहुत खूब अनुपमा जी, सचमुच तो में। ये जी, बहुत अच्छा लगा जी जी। हाँ, तो ये जो था ना भाषा का भी अंतर, ये, और मेरी तमिल भाषी व्यक्ति से शादी हुई है। मेरा प्रेम विवाह नहीं है, आज मैं ये बात सबके सामने कबूल कर रही हूँ, लेकिन पूरे पूरे मन से, मनोयोग से शादी हुई, मैंने मन से की, सारी बातें हैं। और पिता ने मुझे डिसीजन लेने में मदद की, बोले मैं तुम्हारा डिसीजन नहीं लूंगा। ये वाह। बड़ी बात थी, जो अब मुझे समझ में आता है कि कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे निर्णय लेना चाहिए। मैं नहीं ले पा रही थी, और वो परेशान थे इस बात के लिए, और ये प्रपोजल भी था और सब कुछ था। एक ब्राह्मण परिवार में देखकर भी आए थे, जैसे होता है, क्योंकि रिश्ते आते ही होते हैं। तो वो बोले बेटा वो जोशी परिवार है, वो तुम वहाँ बहू बनोगी, तुमको करना है ये, तुम सोचो। तो बोले मुझे ये लगता है। मैंने कहा नहीं, बोले लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं करूँगी। तो ये जो चीज़ है वो उन्होंने अलग से ले जाके मुझे ये बातें समझाई, और बहुत सारी बातें और भी की जो मेरी शादी के लिए काम आई बाद में। तो ये जो भाषा से है, जो अंतर है, तो भाषा को जब वो लाते हैं, तो जो जिन बिंबों से, मतलब उन्होंने कितनी जगह ये बात भाषा की है, लिखावट की है, हर चीज़ की है। और ये जो भाषाई अंतर है उसके बारे में बहुत सारी कविताओं में मिलेगा आपको, मैं उतनी डिटेल में तो जाऊंगी नहीं। लेकिन एक लड़की का भी हर जगह, क्योंकि 4 बेटियां रहीं और वो बहुत अभिभूत थे अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से। उनको कभी भी इस बात के लोग परेशान रहते थे कि 4 बेटियों की शादी कैसे करेंगे। बोले तुम्हारी परेशानी नहीं ना, वो आपको क्या समस्या है। तो वो जवाब भी बहुत तड़ाक से देते थे। पहले तो उनका गुस्सा भी बहुत तेज होता था, मेरे को बचपन में याद है, पकड़ के लोगों को पीट भी देते थे अगर उन्होंने देखा किसी ने अभद्र व्यवहार किया है किसी महिला के साथ। तो भाषा से पटी पड़ी इस दुनिया में कुछ ऐसे शब्द चाहिए थे मुझे, जिन्हें किसी अबोध लड़की के हाथों गोबर लिपि जमीन पर चौक की तरह पूर देता। भाषा से पटी पड़ी इस दुनिया में कुछ ऐसे शब्द चाहिए थे मुझे, जिन्हें किसी अबोध लड़की के हाथों गोबर लिपि जमीन पर चौक की तरह पूर देता, और कोई यह न पूछता इसका है क्या अर्थ। आज हम हिंदी अंग्रेजी सब में बांट रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, वर्नैकुलर की तो बात ही नहीं करते हैं। अरे भाई, जो तमिल गांव में पैदा हुआ है, तमिलनाडु के, जो कर्नाटक के गांव में पैदा हुआ है, वो अंग्रेजी भी नहीं, हिंदी कैसे जानेगा। आप हिंदी थोपने जा रहे हैं, लेकिन भाषा को ये नहीं चाहिए ना। तो ये जो समझ है, ये हम लोगों में आई। तो ये कविता पढ़ लीजिए, और फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है
कि अगर चौक की तरह पूर देता तो कोई ना पूछता कि इसका क्या है अर्थ। तो भाषा का अर्थ, आप किसका अर्थ ढूंढने जा रहे हैं और कैसे आप इन चीज़ों को इतना कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं। सच पूछो तो से पापा की कविता की पंक्तियां थी ये। तो ये जो चीज़ें हैं और पापा की जो चित्रण मेरे दिमाग में रहा हमेशा। आपने जो कहा दृश्य और श्रव्य, कि बहुत श्रव्यात्मक हैं, उन्होंने बोला, सुदीप जी ने, सुदीप बनर्जी अंकल ने बात कही, श्रव्य संसार उनका बनाती हैं बाद में। और नरेश सक्सेना अंकल ने भी उस दिन कोट किया था। नरेश सक्सेना अंकल की बात आती है तो एक छोटी सी बात यहाँ पे अपना संस्मरण यहाँ पे लेना चाहती हूँ। मैं शादी होके लखनऊ जाती हूँ और नरेश अंकल वहाँ होते हैं। तो वो आज भी, मतलब, तो वो जब मेरा बेटा हुआ तो वो पूरा जो पच लाते हैं ना बच्चे के उसमें, तो नरेश चाचा मेरा पच लेकर आए थे पूरा। तो मैं तो, मतलब, मेरी आंखों से आंसू ही निकल गए थे। तो वो मेरा मायका होता था। तो ये आपस में ये दोस्ती की बात आपने जहाँ से शुरू करी, ये तो हमें मिला है, जो हमने देखा है। मैंने अपनी पहली कविता पापा से शेयर नहीं की थी, वो मुझे प्रभात अंकल के इन्फ्लुएंस में लिखी थी, जो मैंने अंग्रेजी में लिखी। शायद इसलिए मैंने अपनी पहला कविता संग्रह अंग्रेजी में छाप लिया। तो आज भी है वो कविता मेरे पास, वो बहुत छोटे में लिखी गई थी, फिर मैंने 11वें दर्जे के प्रोजेक्ट में जमा भी की। तो प्रभात अंकल हमारे यहाँ रह रहे हैं, पापा को पता ही नहीं, और वो मुझे इतना, मतलब, मैं उनसे वो हो रही हूँ, वो मुझे, नहीं ये एज ऐसी होती है, तो वो मुझे इतनी चीज़ें बता रहे हैं। तो उस इन्फ्लुएंस में मैंने एक बहुत प्यारी अंग्रेजी कविता लिखी थी, वो मेरी पहली कविता थी। पापा को आज तक शायद बताई भी नहीं मैंने। फिर तो ये चीज़ें हैं, तो वो परिवेश आपको मिला। तो हम, जो मैंने लिखा कि क्यों ना होगा अभिमान, तो अभिमान तो रहेगा। और पिता अगर इतना बड़े पटल का वो है तो समस्याएं भी होती, ये नहीं मैं बोल रही, दोनों ही बातें होती, क्योंकि वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और मैं कहीं कहीं वो ही बैलेंस करती रही लाइफ में, करने की कोशिश करती रही कि नहीं, माँ को भी वही दर्जा देना चाहिए, ये भूलते हुए कि उन्होंने तो माँ को पहले ही बहुत बड़े पायदान पर रख दिया था। तो ये चीज़ें मेरी पिता के साथ रहीं, जहाँ हट भी था, विवाद भी था, वार्तालाप भी था, कंक्लूजन भी था, लेकिन उनसे अभिभूत तो मैं रही। और वो चाहे साइकोलॉजिकली मेरे को प्रॉब्लम थी बचपन में कि मैं पिता के बिना नहीं रह पाती थी, उनको देखे बिना, उनके बिना मेरा होता ही नहीं था कुछ। 5 साल तक, 7 साल तक मेरी जो हालत रहती थी कि मैं पिता के बिना कुछ नहीं कर सकती, वो बाद में भी रही कि मेरा मैथ्स का एग्जाम होता था तो मैं हाहाकार मचा देती थी घर कि फिर पापा नहीं है तो मैं नहीं दूंगी, और पापा ने मुझे मैथ्स पढ़ाई। तो पापा की मैथ्स बहुत अच्छी थी, ये भी एक बात शायद यहाँ नहीं आई होगी। अगर आप लोग को पता हो तो राजेश जोशी अंकल जो हैं, वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, हमीदिया स्कूल में, उसमें पापा केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। हमीदिया स्कूल में नौकरी लगी थी उनकी, फिर वो, उनका सबसे इतना जमता नहीं था, वो गुस्से में नौकरी छोड़ आए थे। तो उन्होंने पढ़ाया 3-4 साल, तो वो शायद 8वें-9वें दर्जे में रहे होंगे, लेकिन ये बात सच है कि उन्होंने पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन उसी स्कूल में ये भी बात थी। तो उनकी स्ट्रॉन्ग, उनकी साइंस एबिलिटीज़ थी। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से, क्योंकि वो कवि बनना चाहते थे, तो उन्होंने हर सिरे से खारिज किया अपने करियर को, वो करा। उनकी नौकरी लग गई थी रेलवे में, और हमारे दादा बहुत परेशान थे क्योंकि उस ज़माने में उनकी जो नौकरी थी उसमें अगर होते तो वो डीआरएम होके रिटायर होते, इसमें कोई, क्योंकि वो 12वीं साइंस से थे। तो ये हमारे दादा को मलाल हुआ, लेकिन उन्होंने अपना मन बनाया कि नहीं, मुझे तो कवि बनना है। भोपाल आए, प्राइमरी स्कूल आए, उन्होंने घर घर जाके ट्यूशन करी, से साइकिल से आते थे। एक कविता है उनकी, बहुत प्यारी सी कविता है, वो मैं, मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मुझे याद आ गई कि ये क्वार्टर प्लेटें होती थी, तो उसमें मम्मी खाना रखती थी छत पर, गर्मी के दिनों में छत पर सोया करते थे। तो वो क्वार्टर प्लेटें, रात को पापा नहीं आए तो मम्मी ने झगड़ा किया। यंग थे दोनों, बहुत यंग थे, चीज भी नहीं रही होगी उम्र, 24-23 साल। मम्मी ने बहुत झगड़ी क्योंकि वो 3-4 बजे आए सुबह, और वो रात भर काम करते थे मध्य देश में। अब उनका भी गुस्सा, तो उन्होंने उठाई वो क्वार्टर प्लेटें फेंक दी पीछे। तो वो जब गिर गई तो मम्मी ने भैया से बोला, भैया थोड़ा बड़ा हो गया था, कि तुम जाके देख क्या हो। तो वो क्वार्टर प्लेटें साबुत मिल गई, वो घास पे गिरी हुई। तो पिता बोलते थे कि तुम्हारे तो जान क्वार्टर प्लेटों में थी। तो वो एक मतलब एक चुटकुला, एक वो हंसी मजाक की बात थी। तो ये पापा का दिनचर्या रहती थी, इतनी मेहनत
जो माँ बताती हैं और हम लोग सुनते हैं, क्योंकि मेरे आने के बाद तो वो थोड़ा सा ये मानते हैं कि वो पक्की नौकरी में आ गए, रीजनल स्कूल में आ गए, फिर रीजनल कॉलेज में, तो वो एक थोड़ा दौर ऐसा रहा कि मतलब एक स्टेबिलिटी का दौर आया। लेकिन उसके पहले जो उनकी थी, भैया दीदी तो झांसी में पले, हमारे चाचा ने सबके, तो हमारी माँ बोलती है, तो ये एक बहुत अलग तरह का एक वो था, इसीलिए उनके उसमें कविता में वो सारी चीजें मिलती। लेकिन उन्होंने देखा भी नहीं था माँ को, और माँ हमारी रंग में कमतर थी। तो जो औरतें आई तो उस दिन मौचाइना होता है, मेरे पिता ने तो देखा भी नहीं था, बिना देखे शादी हुई थी। तो जब मौचाइना होता है तो वो देखती, तो औरतों ने कहा अरे अच्छी तो है लेकिन थोड़ी कारी है, तो काली है। तो मम्मी बताती हैं, तो मम्मी बहुत दुखी हुई मन में, क्योंकि छोटी सी तो थी वो, 15 साल की। लेकिन हमारे पिता ने कभी माँ को, तो माँ ने ये बोला है मेरे से बोला है, मेरे से शेयर किया है, मुझसे किया है, कि कभी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया। तो पापा बोलते थे बेटा चंदा को तो तुम फटी साड़ी पहना दो, उसमें भी खूबसूरत, उसमें भी अच्छी लगी। तो वो जो ग्रेस था मेरी माँ में, बहुत ग्रेस था, ग्रेस तो बहुत था, लेकिन पापा से वो रंग में वो थी, कमतर थी। तो कहीं उन्होंने इस बात का हमेशा रखा, और इसीलिए मम्मी और दीदी का रंग सेम है, और भैया भी थोड़ा सा वो है, मतलब ठीक ठीक है दवा। मैं और मेरे से छोटी बहन बहुत खुले रंग की हैं, तीनों बहनें थोड़ी ज्यादा खुले रंग की। तो उन्होंने उतना वो स्पेस दीदी के लिए हमेशा क्रिएट किया कि उसको ये फील ना हो, उसके दिमाग में ये बात ना आए। ये बहुत बड़ी चीज है। तो और आज भी इसीलिए दीदी को बैठ के अपनी, दीदी के साथ पापा का फिर बाद में, क्योंकि जिया जी की डेथ के बाद थोड़ा जिया जी नहीं रहे, तो नेचुरली फिर हम लोगों ने भी वो स्पेस, क्योंकि दीदी भी थी तो बहुत अच्छे से बैठ के बात करती थी कविताओं पे, इस पे उस पे, तो बहुत सारी बातें होती थी। और पापा के फिर चीज़ों को दीदी ने ही देखा, और यही कारण रहा कि उसने आज भी वो निभा रही है। आज भी पापा पे कुछ भी करना होता है तो दीदी ही करती है और कर पाती है, हम लोग तो नहीं कर पाते, उसमें कोई बात ही नहीं है। और दीदी ही वो सब निभा रही है, जो मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता था, कोई पुत्री ऐसा कर सकती, क्योंकि पिता ने वो एक स्ट्रॉन्ग हम लोगों में वो दिया, और माँ ने उनको बराबर बना के रखना कि पांचों बच्चों को, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अब वो माँ इधर से लाई, उधर से लाई, या कहाँ से लाई, लेकिन दोनों साथ साथ बढ़े हैं, साथ साथ जिए। तो ये उनका रहा। जो उनकी कविताएं हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल्स मुझे दिखाई देते हैं। आप श्रव्य और द्रव्य की बात जो कर रहे थे, श्रव्य संसार की बात, और जो दृश्य की बात उन्होंने की कमला प्रसाद जी ने, तो मुझे जो आता है, एक तो विजुअल उनकी जो लंबी कविताएं, अम्मा से बातें, उसमें सारी अच्छी कविताएं देख लीजिए आप, नकद उधार देखिए, लड़का अजूबा है, अम्मा से बातें हैं। अम्मा से बातें में तो बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी आपको, और कैरेक्टर्स इतने, वो कहानी पे अभी बाद में आती हूँ, लेकिन जो विजुअल्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं। मैंने ऐसे ही एक एप्रिसिएशन कोर्स कर रखा है FTII से, और मैं बहुत जुड़ी रही हूँ मीडिया से, कहीं थोड़ा सा प्रोडक्शन में कभी जुड़ी रही, लेकिन मैं बेसिकली एंकर थी, मैं प्रेजेंट करती थी प्रोग्राम। तो मेरी जो स्क्रिप्ट होती थी, तो मैंने शुरुआत में बोला कि मेरी हिंदी पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपनी हिंदी अच्छी कर ली थी। 9वें दर्जे में मैं इतनी, मैंने मीरा पे पूरी कॉपी भर दी थी, और सूरदास पे, तो मुझे अच्छा लगने लगा था हिंदी। लेकिन वो पिता के कारण ही आया, बट उन्होंने मुझे कभी इसमें मदद नहीं की। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ लिखो, मैंने कहा पहली स्क्रिप्ट है, तो मैंने माँ से बोला पापा से बोलो मुझे लिखवा दें, ये करें वो करें। मंडोई जी ने मुझे पहला ब्रेक दिया था, और वो डायरेक्टर थे दूरदर्शन के, और उन्होंने बच्चे कुछ कहना चाहते हैं ऐसा प्रोग्राम था, तो मंडोई जी बोले इस पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी। तो मैं थोड़ी घबराई, एक तो पहला प्रोग्राम ये, तो बहुत अच्छी बात लगी। फिर बाद में तो उन्होंने कहा बस तुम बातों से इनको निकालो बच्चों के साथ। तो बहुत एंजॉय किया था उस प्रोग्राम को, तो वहां से मैंने सीखा। तो देखिए मंडलोई जी से भी सीखा, लेकिन मेरे पिता ने बाद में जो भी स्क्रिप्ट आई उसमें मेरी, कभी उन्होंने हाथ पकड़ के ही नहीं बोला कि तुम लिखो। हाँ मैंने पूछा तो बोले तुम ये देखो, इससे ये रेफर करो, इसके बारे में और देखो। कभी नहीं लिखवाई, और मैं रोई भी कि पापा ने मुझे स्क्रिप्ट नहीं लिखवाई, कम से कम आज लिखवा देते, आज मेरा। तो फिर वो मेरी स्क्रिप्ट धीरे धीरे ये हुआ कि मुझे स्क्रिप्ट के लिए ही दूरदर्शन बुलाया जाता था। और यहाँ तक कि जब मेरी शादी हुई और मैं लखनऊ गई, तो सरस्वती जो प्रोग्राम था उसमें वो साहित्यिक पत्रिका थी, तो उसमें साहित्य की प्रेजेंट करना होता था, और उसमें प्रेमचंद पर पूरा आया। तो मैंने वहां से बोला पापा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, प्रेमचंद इतना बड़ा, इतने बड़े कथाकार, इतने बड़े लेखक, और उन पर मैं प्रोग्राम और उनकी स्क्रिप्टिंग करूं, मतलब मैं अपने आप को
तो बोले ये तुमने समझ कैसे लिया? तो उस ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, तो मैंने नीचे फ़ोन था हमारे यहाँ, घर में फ़ोन भी नहीं था, लैंडलाइन। वहाँ जाके मैंने फ़ोन किया 2 बार, तो उनका बोले कि नहीं ये तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, हाँ तुम मुझे बता देना। फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखी 2 दिन जैसे तो भी कर के। फिर मैंने उनको बताई। अब उस ज़माने में किताबें नहीं होती थी, मैं हज़रतगंज गई, 2-4 जो मुझे किताबें मिली खरीद के लाई। बहरहाल ये कि सरस्वती में मुझे पैनल कर लिया गया कि नहीं, मैं साहित्यिक पत्रिका में प्रेज़ेंट करूँगी। फिर मैं ज़्यादा दिन कर नहीं पाई, मेरा बेटा हो गया। तो ये पिता का रहा कि नहीं, उँगली पकड़ के नहीं चलाना है। और मुझे कई बार बोलते थे कि तुम नौकरी, क्योंकि मैं हम दोनों शहरों में अलग-अलग रहते थे, कि छोड़ क्यों नहीं देती? तुमको तो इतना कि तुमको पत्थर में भी मारोगे तो तुम पानी निकाल लोगी, इतना वैसे बन गई हूँ, बनाया। फिर खैर सिम्बायोसिस में जब मैं डायरेक्टर हुई तो बहुत ज़्यादा वो गर्व उन्होंने महसूस किया, लेकिन उन्होंने मुझे बुला के एक मंत्र दिया, बेटा ऐसी जगह पे जा रही हो ना, तो जब भी कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल या ऐसी कोई तुम्हें बात लगती है कि जहाँ सेंसिटिव इशू आए, कुछ भी हो या कोई महिला की बात, किसी दूसरे व्यक्ति को ज़रूर बिठा लेना और उसके सामने करना। बहुत बड़ी सीख थी। आज भी मैं उस चीज़ को करती हूँ। और क्योंकि क्या होता है, प्राइवेट का अपना एक अलग चलन है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर से आती थी, तो उन्होंने मतलब यही नहीं दिया, उन्होंने क्या मतलब मैनेजमेंट भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, सब कुछ तो दे दिया। तो उनके विजुअल्स जो कविता के हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। नकद उधार कविता सुनकर जब सुनी थी, मैं बहुत छोटी थी जब लिखी थी उन्होंने, फिर मैं उसको पढ़ पढ़ के बड़ी बड़ी हुई और मैं उस कविता को पढ़ पढ़ के रोती थी। और मैं बार बार पढ़ती थी, फिर सोचती थी अब नहीं पढ़ूंगी, अब नहीं रोऊंगी, क्योंकि उसमें मुझे वो खड़े हुए दोनों थैलों में भरे हुए और उनके माथे पे से पसीना टपक रहा है, मुझे दिखाई देते थे। तो वो विजुअल आता है पूरी, तो इतनी दृश्यात्मक है। दृश्य जो दृश्य की बात उन्होंने की है, कमला प्रसाद जी की आप बात कर रहे थे, कि जो दृश्यात्मकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल्स। मुझे पर्सनली, मैं पेंटर थी और मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी करती थी, पिता के कारण ही। फिर मैंने, पापा बोले कि नहीं तुम फॉर्म, बेटा तुम जो मन आए करो। तो मैं बहुत छोटे में मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की, फिर मैंने अपनी पेंटिंग्स फाड़ दी। मुझे कुछ एक गुस्सा था दिमाग में, वो मेरा एक अलग प्रॉब्लम रहा, तो वो मैं अपनी पेंटिंग्स मैंने रखी नहीं, बहुत कम की, लेकिन बहुत बचपन में ही छोड़ दी थी फिर। तो वहाँ मुझे ये पूरा, मैं अभी बोलूँ तो लड़का अजूबा है या जो भी है, कचरा बीनने वाली लड़कियाँ, उसमें देखिए आप विजुअल्स, क्या ज़बरदस्त विजुअल्स मिलते हैं। अम्मा से बातें में तो पूरी कहानियाँ, और फिर विजुअल्स मम्मा का घोड़ा और सारे, तो जो विजुअल्स निकल कर आते हैं, क्या फिल्म नहीं दिख रही है आपको? तो मुझे तो फिल्म दिखाई देती है। उसके बाद कैरेक्टर्स आते हैं, तो कथा भी, मतलब कविता में कथा कहना इतना आसान नहीं है। जो लोग लिखते हैं वो जानते हैं, क्योंकि जैसे नरेश अंकल ने कहा, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, छंद में भी परिपक्व थे दोनों। दोनों पापा छंद बहुत अच्छा लिखते थे, पहले ही छंद में लिखा। और इसका मतलब ये नहीं कि वो नई कविता लिख रहे हैं तो उसमें छंद आ रहा है, क्योंकि वो लय है ना, तो फिर वो जो आती है लय, और इसीलिए वो बोलने में, रेसिटेशन में इतनी अच्छी लगती है। तो मुझे लगता था कि मुझे ही पिता की आवाज सुनाई देती क्योंकि मेरे पिता है, लेकिन ये बात तो सबने कह दी कि वो सुनाई देती हैं कविताएं। और फिर जो उसमें कैरेक्टर्स निकल कर आते हैं, तो अगर एक कविता में मेरे को 2-2 3-3 कहानियां दिखाई देती हैं। मुझे नहीं पता मैं कितनी सही हूँ। बशीर भाई को ले लीजिए, प्यास की एक गांठ ले लीजिए, तो वो पूरा जो है, उस पर क्या फिल्म नहीं बन सकती? पूरी एक फिल्म है, वो पूरी एक कहानी है। कहानी लिखेंगे तो आप विस्तार में जाएंगे ना, कविता में उस बात को कहना, लय में कहना, और फिर भी नई कविता में, मतलब मुझे, मैं भी थोड़ा लिखती हूँ तो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए नहीं कि मेरे पिता हैं इसलिए कह रही हूँ या कोई ये बात है, लेकिन बर्तन वाली बाई, तो वो कैसे अपनी उसकी लड़की को बेच दिया, उसके पूरी कहानी है। अब इस पर पूरी एक कहानी बढ़िया लिखी जा सकती है, अवार्ड विनिंग कहानी है ये। और वो कहानी में फिर वो बताती है कि कैसे उसके गुंडे भाई ने, पिता, उसके खुद के पति ने, और वो कैसे दबे छुपे किसी के मार्फत वो कुछ दे भी आई, जिन लोगों ने कहा पूछताछ करके कि कुछ देना होता है तो वो दे। तो ये समाज को लाकर और फिर उसमें एक कथानक बनाकर उसको विजुअल फॉर्म में, और वो उतनी श्रव्य भी हो, उतनी दृश्य भी हो, तो मुझे शायद इसलिए ये बहुत अट्रैक्ट करती है। इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता हैं,
मैं डांसर थी, मैं बचपन से डांस करती थी, कथक सीखा था, माँ ने मेरे को कथक में डाला था। फिर पिता बहुत गर्वान्वित महसूस करते थे, ये दोनों मुझे डांसर भी बनाना चाहते थे। वो मैं नहीं बनी, वो बात अलग है। मेरे माँ पिता को बहुत इच्छा थी कि मैं डांसर बनूं। इसके अलावा मेरी दीदी की बहुत इच्छा थी। तो दीदी ने कई बार कहा कि बेटा तुम कथक केंद्र चली जाओ, प्रज्ञा दीदी ने। मेरे दिमाग में था कि नहीं, पढ़ाई करनी है, तो मैंने वो डिसीजन चूज किए और मैं प्रोफेसर बनी। तो ये चीजें हैं। और ये जो जब भी इसको छूती हैं कविताएं, तो ऐसे नहीं छू सकती ना कि वो इतनी सच्ची होंगी। और वो सच्चापन कहाँ से आएगा? जब वो अनुभव हुआ होगा। वो अनुभव कहाँ से आएंगे? जब आपने कुछ जिया होगा, और सच्चा जीवन जिया होगा तो अनुभव आएगा, और अनुभव को आप उसमें करेंगे तभी ना वो कविता में आता है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी तो मैं बहुत ज्यादा कविता पे मेरी कोई पकड़ है नहीं, ना ऐसी कोई समझ है कि उस पे मैं आलोचना की दुनिया में जाऊं। मैं पिता की कविताओं में विजुअल्स और क्या देखती हूँ और क्या समझती हूँ, वही बात है। लंबी कविताओं में आप सारी कविताएं उनकी दी हुई दुनिया, अम्मा से बातें तो है ही, उसके अलावा फिर आप दिल्ली की है कुछ आबो हवा, और पे लोग बात कर चुके हैं। उसमें दोस्ती का जो है पोर्शन, वो बड़ा खूबसूरत है। मैं सोच रही थी पढ़ूंगी, लेकिन अब चूंकि पढ़ी गई कविता तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगी। लेकिन यहाँ से अगर हम आते हैं तो एक और कविता है लंबी, मुंबई रेस कोर्स। तो वो भी बड़ी लंबी कविता। देखिए, दोनों शहरों पर लिखी कविता, लेकिन उनकी बयानबाजी, उनका जो गहन, उसमें फिर एक एक कैरेक्टर, उसमें आपको कहानियां भी मिल जाएंगी छोटी छोटी। तो उसकी जो है बम्बई जो रेस कोर्स, क्योंकि पापा की तबीयत खराब थी तो वो मुंबई भैया के पास थे, और वहीं डायलिसिस पहली बार हुआ था। तो वहाँ उन्होंने ये मुंबई रेस कोर्स नहीं कविता लिखी थी। और उसमें जो बम्बई नहीं, मुंबई रेस कोर्स, तो इसमें जो विजुअल्स मिलते हैं, और वो एक लेडी है आती है, तो इधर पे पिता की एक और अच्छी कुछ संस्मरण है कि जो गजलकार है जगजीत सिंह, वो आते थे और पापा की उनसे मुलाकातें हुई और बाकायदा सब चीज एक्सचेंज हुआ। तो वो कहीं ना कहीं झलक आपको कविता में मिलेगी, लेकिन उन्होंने उसको कहीं ऐसे उद्धृत नहीं किया है। तो हम लोगों को पूरा पता था। और फिर वो जो थोड़ा सा एक पढ़ना चाहूंगी उसमें कि लेकिन रेस कोर्स परिसर में ही हाजी अली वाले पश्चिमी गेट की ढलान से नीचे रोज बिला नागा उतरती है एक औरत, जो न तो कोई अप्सरा है, न कोई विश्व सुंदरी, यहाँ तक कि उसे कोई सुंदरी भी कहना उसका अपमान करना ही होगा। वह धीरे धीरे ढलान से उतरती है, दोनों हाथों में भरे हुए भारी भरकम 2 थैले लटकाए, जैसे उतरी थी कभी निराला की संध्या सुंदरी मेघमय आसमान से धीरे धीरे। क्या विजुअल बन रहा है! तो ये तो इतनी विजुअल वाली, इतनी विजुअलिस्टिक नहीं है ये वाली। इसके अलावा बहुत सारी हैं जो कचरा बीनने वाली लड़कियां, उस पूरे फ्रेम दर फ्रेम आपको विजुअल्स मिलेंगे। आप एक पूरी फिल्म बना सकते हैं उसमें। तो वो विजुअल्स दिख रहे हैं मुझे, कायदे से तो मुझे बनानी चाहिए क्योंकि मुझे दिखाई देते हैं। मुझे ये वाली उतनी विजुअलिस्टिक नहीं है, लेकिन इसमें जो बात कही है, मुंबई रेस कोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन घोड़े भी आते हैं, उनकी बातें आएंगी फिर। तो इतनी सारी चीजें कथानक में कहना, कहानी में तो आप विस्तार से जाओ, लिखते जाओ पन्ने दर पन्ने। कविता में कहना मुझे लगता है इतना आसान होता है क्या, मुझे नहीं पता। तो मैं अपने आप को उतना उसके लिए वो मानती भी नहीं हूँ। तो ये मेरा पापा पे ये था। बाकी करुणा भाव की भी बात की, तो पापा की करुणा कविता बड़ी फेमस हो गई, इसलिए भी फेमस हुई कि वो तो बहुत सारे मीडिया में चली गई, पोस्टर्स बने, बहुत सारे अच्छे लोगों ने पोस्टर बनाए, इसीलिए गई। और बहुत सुंदर कविता है कि दुनिया में करुणा की इतनी कमी पड़ गई। तो उसे प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया, अच्छी बात। फिर देश एक राग है आते हैं, तो वो मुझे, मेरी जो उससे जुड़ी है, जब मैं डायरेक्टर थी सिम्बायोसिस में, तो हमको भाषण देना होता था डायरेक्टर को। तो 15 अगस्त पे एक डायरेक्टर का टर्न आता था, 26 जनवरी, तो हम 3 डायरेक्टर्स एक कैंपस में थे, एक तीन इंस्टीट्यूशंस, 3 संस्थाएं थी। तो मेरा टर्न आया 26 जनवरी पे।
तो मैंने तो कहा कि वहाँ पे तो अंग्रेजी में भाषण होता था, मैंने तो जिद पकड़ ली और मैंने ये कविता पढ़ी थी पूरी। तो वो मेरी जिद थी कि नहीं, सिम्बायोसिस में ही सुनी जानी चाहिए, जबकि वो पूरा अंग्रेजी माहौल था वहाँ। तो उसका जो उसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर फिल्म बनाई है और मल्हार ने बनाई है, दीदी के बेटे ने। और भैया की बिटिया जो है पारुल, उसने उसका वो किया है, उस पर काम किया, पूरा उसमें मेहनत की। बड़ा खूबसूरत वो है और वो मीडिया में है। तो आज उस कविता को पढ़ो तो बस लगता है कि आज ही लिखी गई है, अभी लिखी गई है। और देश देशज जो शब्द है, कई बार नोटशीट में मुझे ये कहा गया कि मैं सुसंस्कृत हिंदी नहीं लिखती हूँ। शायद हो सकता है गलती से भूले भटके कहीं उर्दू का शब्द आ गया होगा। तो मैं बहुत साधारण हिंदी में अपनी बात कहती हूँ, क्योंकि हिंदी वो भाषा वो होनी चाहिए जो संप्रेषित हो, तो कम्युनिकेटिव हो। तो अब हम ढूंढ ढूंढ के जो हो रहा है, नोटशीट लिखना सिखाया जा रहा है कि उसमें आप तत्सम शब्दों को डालिए और इन शब्दों को, तो ये पूरा कहने की जरूरत ही नहीं, इस पे पूरा ऐसे लिखना या समझाने की जरूरत ही नहीं। देश एक राह आगे पढ़ लीजिए और आपको सब समझ में आ जाएगा, तो आपकी परतें खुल जाएंगी। तो अभिभूत हूँ पिता से, तो इसलिए इतना कुछ बोल रही हूँ। जी अर्जुन जी जी। जी जी, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा है कि सहज जी प्रवाह से आपके दिल के उद्गार हाँ आज हम सभी के बीच आ रहे हैं, सार्वजनिक हो रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं जो आप आज पहली बार यूं साझा कर रही हैं, और आगे कुछ आप और जोड़ें या कुछ और बातें याद आए, उसके पूर्व जो हमने आपसे अनुरोध किया था कि कुछ एक चित्र भेजें, तो उन चित्रों की भी अपनी कथा है, तो उसे भी थोड़ा दिखलाते हैं और उस समय को। जी जी जी। हाँ, अनुपमा जी। ये तो पापा का बड़े तालाब का चित्र है, उन पर फिल्म बन रही थी, उसके आसपास का है ये। तो ये क्या मतलब जिसने भी चित्र जो लिया है, क्या दूरदर्शन, खूबसूरत चित्र लिया है। जी ये दूरदर्शन पे नीलेश रघुवंशी ने फिल्म बनाई है और जी उसका नतीजा है ये चित्र। तो मतलब उस समय ये फोटो ली गई थी फिल्मांकन के दौरान। तो ये बड़ी खूबसूरत फोटो लगी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। बहुत और बहुत अद्भुत है ज्यादा ये, अद्भुत। सचमुच अद्भुत चित्र है। जी जी। जी और ये एक तो पापा चूंकि रीजनल कॉलेज, ये वहाँ का नहीं है, ये पापा गए थे बाहर, भोपाल से बाहर, वहाँ का चित्र है ये। तो लग रहा है जैसे भीमबेटका की चट्टान पर बैठे हैं। तो उसके आसपास का मुझे याद नहीं आ रहा, शायद सुहेल हाशमी एक बार आए थे, तो तब का हो सकता है, क्योंकि पापा की जो अवस्था है उस समय दिख रही है। और सुहेल जी से बहुत अच्छी दोस्ती कराने में पिता का रहा। मैं उनके घर रही, उन्होंने मुझे दूरदर्शन में वहाँ के प्रोग्राम में जो तो उस जमाने में BITV होता था, पर्ल टीवी, और ये तो मुझे 1 घंटे का एक लाइफस्टाइल प्रोग्राम लाइव मिला था, जो मुझे लाइव करना होता था। और वो सुहेल जी की उससे मिला था, मार्फत मिला था, मतलब सुहेल जी की मदद से, क्योंकि मैं करती थी प्रोग्राम्स। और पिता ने तब मुझसे कहा कि तुम क्या करना चाहती, तो मुझे चुनना था कि मैं दिल्ली जाऊं या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई थी और सेलेक्ट हो गई थी PSC से। तो मैंने कहा पिता मैं जा रही हूँ यहाँ। तो बोले कि वो आप बताइए मुझे क्या करना। तो बोले तुम निर्णय क्यों नहीं अपने आप लेती। मेरा IIFM में भी सिलेक्शन हो गया था, कहीं मेरी शादी की बात भी चल रही थी। तो किसी लड़के ने कहा शायद कि वो भोपाल में रहेगी तो ही ठीक है, वो ट्रांसफरेबल जॉब में होंगे तो नहीं करेंगे। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ऐसे लड़के से शादी ही क्यों करनी है। तो एनीवेज, तो ये एक अलग वो है, लेकिन ये पिता के कारण उन्होंने कभी उसमें रोक टोक नहीं करी, कभी वो नहीं किया। उन्होंने कहा डिसीजन खुद लेना। IIFM से मेरे को बुलाया गया और कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं फर्स्ट नहीं थी, मैं सेकंड थी पोजीशन। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी संस्था है, तो वहाँ मेरा लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ सेकंड पोजीशन में, मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं क्यों करूँ, फर्स्ट तो वो है। तो जो वहाँ पे डायरेक्टर थे वो चाहते थे कि मैं ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि उनको अपने कल्चरल प्रोग्राम कराने थे, और मैं कल्चरली बहुत एक्टिव थी उस ज़माने में, बहुत। मैं बच्चों स्कूल कॉलेज की लड़कियों के मैंने कुछ डांस वांस करवाए थे, और काफ़ी मेरा
एक्टिव रोल चल रहा था। तो पिता ने बोला कि देखो ये तो तुम्हें, तो मैंने कहा कि वो मुझे बुला रहे हैं और है, तो उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि हम इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। मुझे ये तो ठीक नहीं लगा। खैर उसके बाद भी मैं सेकंड आई, क्योंकि एक बहुत होनहार व्यक्ति था, उसको बाद में वो लेक्चरर बना भी, बहुत अच्छा रिसर्चर था वो। तो मैंने कहा वो, उसको नॉर्वेजियन स्कॉलरशिप मिली थी, तो उन्होंने कहा वो वहाँ जा रहा है। उन्होंने मुझसे झूठ कहा, उन्होंने कहा तुम पहले ज्वाइन कर लो 20 जून के। लेकिन पिता ने मुझे कहा, तो मैंने कहा, बोले तुम निर्णय लो। और मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, वो मुझे क्यों बुलाते हैं डायरेक्टर बार बार। तो बोले नहीं, अब तुम्हें ये फेस करना पड़ेगा, अब तुम्हें सही और गलत का के बीच में अंतर तो पैदा करना पड़ेगा। तो मैंने IIFM छोड़कर फिर मैं PSC में सेलेक्ट हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे कुछ गलत वो कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने आके कहा भी अपन लगा देते हैं जो नीचे थे मेरे से। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझसे, और बाद में देखिए जो फर्स्ट था उसने ज्वाइन किया और काफी साल नौकरी भी की। तो कहीं ना कहीं मैं गलत जा रही थी, लेकिन वो निर्णय जो मैंने लिया वो सिर्फ पिता के कारण ना, क्योंकि उन्होंने बैठ के बोला कि तुम्हें क्या लग रहा है, तो तुम्हें भी तो समझ में आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, डिसीजन मेकिंग और फर्क करना। और फिर जब मैं PSC से आई, सेलेक्ट हुई, इसमें आ गई, तो फिर मुझे ये तय करना था, क्योंकि मेरे पास मीडिया था और मुझे अच्छी खासी मतलब जो मेखला देवा होती हैं, जो भतीजी होती हैं करण थापर की, वो मेरी प्रोड्यूसर थी। उसने कहा कि तुम्हें तो एम्पैनल कर लिया, तुम्हें तो करना पड़ेगा ये। तो तब भी मुझे निर्णय लेना था। तो पता नहीं, मुझे लगा कि मुझे वो दुनिया, क्योंकि वो चकाचौंध की दुनिया, उस वक्त एक्सप्लोजन हो रहा था चैनल्स का, और उसमें भैया ने कहा कि तुम बम्बई आके करो, तो भैया के पास भी गई, बम्बई देखा, तो वो जिस तरह के कपड़े, जिस तरह की वो सोनी टीवी और सब आ रहा था, कहीं वो मेरे को अपने उसके साथ मैच करता हुआ नहीं लग रहा था। मेरा सिलेक्शन हो गया था केबल टीवी में भी, डायरेक्शन में। तो फिर पिता ने बोला कि नहीं, निर्णय तो तुमको ही लेना होगा। मैंने बहुत पापा को घसीटने की कोशिश की मेरे निर्णय कि मैं तो बोले नहीं, वो तुम किसी का वो नहीं करोगी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहूंगी, क्योंकि क्या है, पढ़ने पढ़ाने का एक वो था शौक, और कहीं वो आपको एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन दे रहा था। तो फिर वो भी मुझे, कुछ लोग कहते हैं कि वो कहें कि वो निर्णय गलत था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो निर्णय सही था मेरा। तो ये जी जी जी, कुछ और चित्रों की ओर बढ़ते हैं। जी जी जी, यह भी जी एक बेहद खूबसूरत चित्र। हाँ हाँ, ये मम्मी पापा वहाँ ये आपका जो है ना, कौन सा स्टेट है ये, मैं नाम कैसे भूल रही हूँ, इतना महत्वपूर्ण स्टेट है। उड़ीसा तो नहीं है? उड़ीसा, उड़ीसा, हाँ, तो उड़ीसा के इसमें है ये। पुरी, और मम्मी जगन्नाथपुरी, पापा अकेले गए थे, हाँ, और बहुत सुंदर। जगन्नाथपुरी है। और हाँ, पुरी का ही है, उड़ीसा का। मैं थोड़ा सा ना, मेरी इसके कारण मैं पता नहीं कि वैसे कभी भूलती नहीं हूँ, लेकिन मेरे जी को थोड़ा सा लग रहा है। तो ये पुरी का चित्र, और ये मेरे पास रहा, और माँ ने बोला कि इतना एंजॉय तो हमने कभी लाइफ में नहीं किया। माँ बहुत खुश थी ये वाली वाह, ट्रिप के बाद। और दोनों काफी मोटे थे, ये उस समय का है जब दोनों की अच्छी, मतलब काफी उनका वेट था दोनों का। तो ये उस जी समय का चित्र है। अंदाजन, जी ये अंदाजन मेरी क्या शादी हो चुकी, मेरी शादी हो चुकी थी। ये 98 के बाद की बात है, 2000 होगा या 99 होगा। हाँ, जी ओके जी। जी। मैं और थी कुछ घर पे, चित्रों को, हाँ, और मैं थी घर पे जब दोनों गए थे पुरी, तो मुझे याद अरे है। वाह वाह, जी जी। जी और उनका बहुत यह भी अच्छा, एक, जी ये एक्चुअली तस्वीर जो है ना, ये गुड्डू जो है संवेदना, उसको मिला था ये पुरस्कार। और उस पुरस्कार समारोह की फोटो है, क्योंकि मेरे को याद है। लेकिन चूंकि मैं ज्यादा बाय डिफॉल्ट पापा मम्मी के पास रही शादी के बाद भी, क्योंकि मेरे पति दूसरे शहर में थे, तो काफी रहती थी। हालांकि मेरा एक घर भी था, मैंने ले रखा था, लेकिन वो रोज ही मम्मी पापा ताला डलवा देते थे, उसमें ले आते थे मुझे। पापा तो रोज ही ड्राइवर के साथ चल। तो बेटा मेरा लगभग पिता के साथ बड़ा हुआ काफी बड़े तक। तो पिता का मतलब उसको कभी महसूस ही नहीं हुआ पिता की वो। तो और मेरे हस्बैंड भी आज मेरे से ज्यादा शायद मेरे पिता से जुड़े थे। तो वो पापा की बात को कभी उन्होंने नहीं नकारा, कभी नहीं नकार सकते भी नहीं। और आज भी वही उनके मन में वो रिस्पेक्ट है। तो वो
मतलब उनने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर मेरे पति के लिए। तो बेटा मेरा पिता के साथ पला, और पापा का इसीलिए वो ज्यादा प्यारा भी था, क्योंकि उतने बच्चों में इतने पास नहीं रहे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, जो पापा के। तो ऐसा मेरे बच्चे का रहा कि वो पापा के साथ ज्यादा रहा। और पिता वेट करते थे, वो स्कूल जाता था, जब वो चौथे में था तो मेरे को 1 साल के लिए भोपाल आना पड़ा था। मतलब मैं 2 साल की छुट्टी लेके गई, 1 साल से लेके 12वीं तक, वो पहली से लेके 12वीं तक पुणे में पढ़ा। तो बीच में मुझे आना पड़ा, मेरे को अपनी पीएचडी जमा करनी थी, तो चौथे दर्जे में। तो मैंने, और मेरे पति चले गए थे चाइना, तो फिर 4th में हम यहाँ थे। तो पापा उसके लिए वेट करते थे। तब पापा की तबीयत बहुत उतनी नहीं थी, लेकिन हाँ उनको मतलब डायलिसिस नहीं, तो वो इंतजार करते थे 3 बजे। अब पापा का खाना जो होता है लंच, वो 1:30 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए। तो मम्मी बोलती थी कि क्यों कर रहे हो, क्यों इतना डिले। फिर वो सलाद काटेंगे, छोटी छोटी मिर्ची काटेंगे, लेकिन वो इंतजार करते थे कि मन्ना जब आ जाएगा तो वो दोनों खाएंगे। तो ये मेरे बेटे को बहुत बड़ा वो मिला। और पिता की कमी को मेरे पापा के कारण महसूस नहीं होने दिया। माँ तो जी रही, और माँ ने भी, हमारी माँ की डेथ पूना में हुई थी, मैं माँ के घर में थी। तो मेरी माँ ने, मतलब मेरे पति और बेटे के पास थी, वहीं वो गई। तो ये मेरे माँ बाप ने मुझे इतना कहाँ कहाँ कौन कर पाता है बताइए आज ये सब। तो ये जी इतने बड़े होने के बाद भी वो पूरा सपोर्ट, पूरा एक तरह से पाल ही लिया ना हमें बड़े में भी। तो ये रहा। जी बिल्कुल। कुछ और जी चित्रों को देखते हैं। जी जी। ये मेरी सास भी है इसमें। और हम लोग, बेटा 1 साल का, तो हम लोग साउथ गए थे। तो मेरे पति ने कहा कि चलना होगा। तो मेरे पापा तो मुंडन में बिलीव नहीं करते हैं। हमारी सास की बहुत जिद थी। तो मेरे हस्बैंड की भी जिद थी कि नहीं, हम पापा को लेके जाएंगे। अब पापा मंदिर तो जाते नहीं, प्रवेश ही नहीं करते मंदिरों में। लेकिन साउथ के मंदिर में तो वो अभिभूत थे, अंदर नहीं गए पंडों से, क्योंकि वहाँ का थोड़ा अलग रहता है मामला। लेकिन वो एक मंदिर में, जो हमारा कुल देवता वाला मंदिर था, तो वहाँ उसने कहा कि खाना, तो वो उसने अपने हाथ का खाना बना के खिलाया। तो वो पिता बोलते हैं वो आज तक मैंने ऐसा खाना खाया ही नहीं। फिर हमारी, इनकी मामी, जो इनके मेरे हस्बैंड की मामी, वो हिंदी नहीं बोल सकती, अंग्रेजी नहीं बोल सकती, तमिल बोलती थी, वो गांव की थी। तो हम लोग उनके वहाँ गए, इसमें तिरुचिरापल्ली में, तिरुचि में थी। वो टीचर थी, लेकिन उन्हें कभी हिंदी और अंग्रेजी उनको नहीं आती थी। तो उन्होंने खाना बनाया, पापा ने उनसे पूरा कन्वर्सेशन किया, इतना अच्छा खाना बनाया। और उनने पूरा, मतलब एक दूसरे से बाकायदा उनकी वो हुई। तो मेरी मामी अभी तक याद करती हैं कि, मतलब कभी मैं मिलती हूँ उनसे, तो वो तमिल में बोलती हैं। फिर मेरे पति कहते हैं कि वो पिता को याद करती हैं कि वो कितने खुश थे वो खाना खाकर। बहुत शौकीन थे पापा खाने के, बहुत ज्यादा। और मैं आती थी तो बोलते थे, अन्नुमा वो वाली वो बना दो बीन्स, वो वाली जो नारियल डाल के बनाते हैं। तो अन्नुमा कहते थे मेरे को। तो अन्नुमा वो बना दो बीन्स। तो मैं भी कन्नड़ में बोलती थी, तो पापा को बहुत मजा आता था अन्नुमा बोलने में। और मैं भी अप्पा, उनको मैं अप्पा बोलूं तो बड़े खुश होते थे। तो ठीक है ये, लेकिन ये कर्नाटक का है, इसका तमिलनाडु से लेना देना नहीं। लेकिन वो गए तो फिर बोले मैं मैसूर भी जाऊंगा। तो हम लोग मैसूर भी गए थे। तो अच्छी यादें हैं वहाँ की, बहुत सुंदर जी यादें। जी जी। और अगले चित्र की ओर एक और चित्र। हाँ, जी ये चेन्नई का है, मरीना बीच का। ये 2001 का है, जून का। तो टूर में तो ये चेन्नई पे लिया हुआ चित्र है। जी। और गोद में कौन है? बेटा, मेरा बेटा है और अरे पापा। वाह, अरे जी। वाह वाह, मन्ना। मन्ना, हाँ गोद में रोहन मन्ना नाम है। है उसका। घर पे मन्ना ही रोहन। बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे सब मन्ना जी बोलते हैं। जी रोहन जी है, जी। रोहन सुरेश जी। जी जी। हाँ, और वह भी अपने नाना को देख रहा है। हाँ, वो तो गोदी से, वो तो बहुत ज्यादा रहा है जी। उसका। और यह वो भी तो मतलब, तमिलनाडु का ही चित्र है शायद, हाँ? ये मैसूर का है। देखिए इसमें जो सफेद बाल वाले हैं ना, मैसूर का। उनके बाद वो जो पीछे खड़े हैं, वो सिद्दीकी चाचा हैं, सिद्दीकी अंकल। उनका बहुत रोल रहा है हम लोगों की जिंदगी में, पापा की लाइफ में। सिद्दीकी अंकल का, जियाउद्दीन सिद्दीकी। और सिद्दीकी अंकल और पापा ने एक साथ रीजनल कॉलेज में मैसूर में ज्वाइन किया। तो दोनों को मकान चाहिए था। तो सिद्दीकी अंकल की शादी नहीं हुई थी, और हम लोग तो मतलब श्रुति भी हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। संवेदना तो मैसूर में पैदा हुई। तो पापा घर देखने गए, तो उस हिसाब से घर देखा।
तो पापा उनको मौलाना कहते थे, तो बोले कि रावत कैसे तो बोले अरे अपन दोनों रहेंगे। तो 6 महीने दोनों साथ में उस घर में रहे। अब जब इनको लगा कि इनका परिवार आने वाला है, तो फिर सिद्दीकी अंकल ने बोला कि नहीं रावत, अब तो मुझे दूसरा घर देखना पड़ेगा। तो बोले नहीं तुम रह सकते। तो वो ये वो था। और इतना उसके बाद सिद्दीकी अंकल के साथ अभी भी हम लोगों का जो रिश्ता है वो अभी भी वही है। और जब हमारी माँ और मेरी सास भी रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से आती हैं, अय्यर हैं। तो अय्यर थी, अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो वो जब गए सिद्दीकी अंकल के यहाँ, तो उनकी वाइफ ने खाना बनाया, तो ये खाते नहीं मुसलमानों के यहाँ। दोनों चुपचाप कुछ नहीं बोले। मतलब मम्मी तो खैर पहले से ही सिद्दीकी चाचा से उनका ये था, तो सिद्दीकी अंकल को पता था कि भाभी का ये चक्कू, भाभी देखिए आपका ये चक्कू अलग है, आपका ये अलग है, क्योंकि उनके यहाँ मीट मटन बनता था तो मम्मी के लिए अनन्नास काटते थे, भाभी का चक्कू अलग रहता था। मतलब ये आत्मीयता थी। और ये इतना इतना दोस्ताना, जबकि उनका कविता से कोई लेना देना नहीं था सिद्दीकी अंकल का। और वो उस जमाने में बाहर से चेकोस्लोवाकिया से पीएचडी करके आए थे। लेकिन वो जो संबंध है आज भी। तो इरफाना आंटी ने खाना बनाया, मेरी सास मना नहीं कर पाई, उनके हाथ का बना खाना खाया। तो वो क्या नहीं बात खाती है, थी क्या बात है, मुसलमानों के यहाँ, वाह। नहीं खाती थी। तो ये कैसे हो सकता है ना, ये संभव कैसे हुआ? तो ये सोचने की बात है। और मेरी सास ने कुछ नहीं बोला। तो वाह और वो वाह। बहुत परेशान थी कैसे होगा। और ये बात हो रही थी, तो मैंने तो पढ़ी नहीं इस बीच में। तो मैंने कहा, और इतना प्यार, इरफान आंटी ने इतने प्यार से खाना बनाया, उन्होंने खाना खाया बाकायदा। तो ये है। इरफान आंटी जी पाकिस्तान की थी, उनकी मृत्यु हो गई। तो पापा और सिद्दीकी अंकल की तो बहुत भिन्नता रही। सिद्दीकी अंकल हमें जू लेके जाते थे, पापा नहीं जाते थे। वो हम पांचों सिद्दीकी अंकल के साथ फिल्म देखने जा रहे, जू जा रहे। तो ये हम लोगों का रिश्ता रहा। जी आगे बढ़ते हैं। जी। यह एक और चित्र। ये भी वहीं का है। ये बीच का ही है, मरीना बीच का ही है। ये मैंने लिया है, मैंने खींचा। जी 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 जी। ये उसी टूर का है। वही सास थी, हमारी समझ सास है, रहा हूँ। पापा हैं, सुरेश हैं, मेरे पति हैं, और उनकी गोद में बेटा है। जी। और यह भी ये भी शायद ये उधर का ही है। हाँ, ये वही है। हाँ, वही ये चित्र। वहीं का है। जी जी। जी जी। उसी 21 समय साल का। की बात है, 21 साल की बात है ये। 2001 जून, 18 जून 2001 का चित्र है। वो लिखा हुआ है वाह, अच्छा, असल में, फोटो। लिखा हुआ भी, राइट राइट। इसमें यह अंकित भी है। और यह देखिए बहुत प्यारा चित्र भगवत जी का। हाँ, एक मुझे और मिला नहीं, जिसमें मन्ना और पापा दोनों, वो मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं। दोनों इसमें बैठे हैं योगासन ऐसी, और इतने मजे से वो कोशिश कर रहा है करने की, पापा भी ऐसे मजे ले रहे हैं। तो दोनों, वो पूना का चित्र था, वो मुझे मिला नहीं। तो पापा का यह डायलिसिस भी का बोल दिया जी। था, फिर हुआ नहीं इस था उसके चित्र बाद में, एक। हाँ, इस चित्र में भगवत जी और मन्ना है। हाँ जी जी जी। वाह। तो मन्ना कितने समय का हो गया है इसमें, कितने? इस टाइम 1.5 साल मुझे का लगता है है यह ये। भी 2001 का चित्र है, अनुपमा जी। हाँ? ये भी शायद, हाँ, 1 साल का। ये हुआ नहीं था 1 साल का, ये हो नहीं पाया था जी 1 साल, 2001। हाँ, जी तो वो जी। हो नहीं पाया था, जुलाई में हुआ था, तो ये हो नहीं पाया था यह 1 साल। जी, यह संबंध और आत्मीयता और पीढ़ियों का अपना एक क्लोजअप है यह जी जी चित्र। जी। बहुत खूब, बहुत प्यारा। जी, हम घर में ही और रहते यह थे। चित्र जी ये कुर्ग का है। उसी जी उसी उसी टूर में कुर्ग गए थे हम लोग। जी तो हम जी। लोग कुर्ग घूमने गए थे, तो उसी उसी टूर का है। वाह। हमारी सास की बिल्कुल इच्छा नहीं थी घूमने फिरने की, उनका था कि बस मंदिर का काम करके आओ। लेकिन वो अच्छा तो पूरा अच्छा टूर किया उन्होंने हमारे साथ। हाँ अच्छा अच्छा। जी। जी हाँ, इस चित्र को देखें। ये स्टेशन पर है, कुंभकोणम एक्सप्रेस चलती है तिरची से लेकर वहां तक। तो उस स्टेशन का है ये भी उसी का समय का है लगभग, वही समय। तो जी ये भी साउथ का ही है। जी जी जी। ये मुझे लगता है कुंभकोणम और यह स्टेशन है। जी हाँ, ये माँ माँ ने तो पाला है मेरे बेटे को पूरा। माँ पापा ने, मम्मी ने। मैं तो नौकरी करती थी, वाह 3 महीने का बच्चा छोड़ के गई थी। और मतलब मुझे यहाँ कहनी चाहिए बात की नहीं, जब मेरे को जबरदस्ती ज्वाइन कराया, हमको 2 महीने चाइल्ड केयर लीव और मिलती थी।
मैं एक्सीलेंस कॉलेज में प्रोफेसर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी, एसोसिएट हो गई थी तब तक। तो ये पापा बच्चे को लेकर आते थे गाड़ी में, पिता मेरे 3 महीने के बच्चे को फीड कराने के लिए कॉलेज। वाह, तो क्या वो मेरा बात, बहुत खूब। हाँ, तो जी पापा साथ में जी बिठा के किसी को, फिर गोदी में मन्ना को लेके, एक लड़की थी उसको लेके, और फिर कभी मम्मी कभी पापा, और मैं कॉलेज। जी। और यह एक और चित्र जी, ये बर्थडे का। 3 साल का, शायद 4 साल का, या 4 साल का, 3 साल का, हाँ 3 या 4 साल का। जी, बहुत ये अच्छी यादें। बर्थडे का, जी हाँ। जी, बहुत अच्छी यादें यूं उभर ये के 7 आती साल हैं। का, 7 साल का। पापा को तब वाह, भी उसी समय हुआ था डायलिसिस शुरू। ओके हाँ ओके। हाँ। जी जी। और इसमें गुड्डू संवेदना है, संवेदना का हस्बैंड भी है उस पिछले चित्र में। अच्छा, मैं बैक करता हूँ, हाँ जी संवेदना बताएं। का हाँ, इसके जी, बाद वाले में, इसमें जो स्ट्राइप्स में है वो संवेदना का पति है, संवेदना है, संवेदना की बिटिया हाथ में गोदी में, हाँ हाँ हाँ। और ये है, और जी दीदी का बेटा है गुलाल, और मेरे से छोटी बहन, उसका हस्बैंड, उसका बेटा गुलाल भी है। तो सब है, प्रज्ञा दीदी भी है, सब है। हाँ, बहुत खूब। जी। जी, और यह एक चित्र और उसी ये भी बर्थडे का है, उसी बर्थडे ये का शायद है। तीसरे या चौथे बर्थडे। इसमें ना इन लोगों ने मिल के इसको गिटार दिया था बच्चे को। गिटार का फोटो मैंने नहीं दिया आपको, गिटार, इसको गिटार बजाने का ऐसे ऐसे करता था ये, तो गिटार भी दिया था, और गिटार शेप में फिर इसका वो भी बनाया था केक। तो ये सब पापा दीदी वगैरह की प्लानिंग थी कि इसको गिटार देंगे इसके बर्थडे पे, तो इसके जी जी। जी, बहुत इसको अच्छी गिटार गिफ्ट कड़ी किया था। है जी, बहुत अच्छी कड़ी है हुई, और लोग पसंद करेंगे इस कड़ी को। जी। जी जी जी। तो ये मन्ना ही यह है। भी एक, हाँ, बेहद मन्ना ही खूबसूरत मन्ना चित्र की है। फोटो है। जी हाँ, आज कई पीढ़ियों की कहानियां सामने आई। जी जी। तो बहुत ही प्यारे चित्र अपने नवासे के साथ, भगवत रावत जी, अनुपमा जी के बेटे मन्ना के साथ भगवत रावत जी। और ये सब यादें ऐसी यादें हैं कि ये इन्हें हमारे घर देखकर। के अबरी अबरी जी की फोटो है। हमारे घर के बाहर वैरेंडा है ना, अबरी अबरी जो अभी भी है आराधना नगर में, वहां की चित्र, वहां का खींचा हुआ चित्र, ये मुझे और इस बहुत तरह पसंद है। से, जी, इस तरह से, हाँ, और एक चित्र यह भी। ये मम्मी भी पापा भी है। वाह। जी तो कुल मिलाकर यह एक यात्रा, चित्रों की, कुछ चयनित चित्रों की हमने जी कोशिश की कि इस बहाने से अलग अलग समय जी और अलग अलग पीढ़ियां यहाँ पर एकत्र हो सकें, और उन सब के बीच भगवत जी एक कवि, एक नितांत पारिवारिक व्यक्ति भी, उतना ही सामाजिक व्यक्ति भी, और कविता और जीवन को अभेद करता एक रचनाकार भी, तो कैसे एक सेतु बनकर उभरता है, इसको भी हमने देखा। तो बहुत अच्छा लगा बातचीत करके अनुपमा जी आपसे, मुझे और मुझे कई सारी बातें निकल के आई। अच्छा लगा। एक छोटी सी कविता, क्योंकि आज इतनी रागात्मकता की बात आपने की, मनुष्यता की बातें की, तो मनुष्य नाम से भी एक कविता है भगवत जी की। मैं सोचता हूं कि इस अवसर पर अपने मित्रों को वह सुनाऊं। अगर आप कहें तो मैं इस कविता को पढ़ता हूं। मनुष्य, मनुष्य कविता को पढ़ता हूं। जी ये बहुत ही अच्छी जी कविता। और कैसे कवि अपनी इस कविता में और कई और कविताओं में भी भगवत जी चुटकी लेते हैं, कोई ऐसी बात कह जाते हैं और हम पर कटाक्ष कर जाते हैं। यह कविता भी ऐसी ही एक कविता है। पढ़ता हूं। मनुष्य। दिखते रहने के लिए मनुष्य हम काटते रहते हैं अपने नाखून। दिखते रहने के लिए मनुष्य हम काटते रहते हैं अपने नाखून। छंटवाकर बनाते संवारते रहते हैं बाल, दाढ़ी रोज न सही तो एक दिन छोड़कर बनाते ही रहते हैं। जो रखते हैं लंबे बाल और बढ़ाए रहते हैं दाढ़ी, वे भी उन्हें काट छांट कर
ऐसे रखते हैं जैसे वे इसी तरह दिख सकते हैं, सुथरे, साफ। मनुष्य दिखते भर रहने के लिए हम करते हैं न जाने क्या क्या उपाय। मनुष्य दिखते भर रहने के लिए हम करते हैं न जाने क्या क्या उपाय। मसलन हम बिना इस्त्री किए कपड़ों में घर से बाहर पैर तक नहीं निकालते। मसलन जूते चप्पलों पर पॉलिश करवाना कभी नहीं भूलते। हम्म, मसलन गमी पर भी याद रही आती है हमें मौके के मुआफिक पोशाक। अब किसी आवाज पर दौड़ नहीं पड़ते अचानक नंगे पांव। कमरों में आराम से बैठे बैठे देखते रहते हैं नरसंहार। कमरों में आराम से बैठे बैठे देखते रहते हैं नरसंहार। और याद नहीं आता हमें अपनी मुसीबत का वह दिन जब हम भूल गए थे बनाना अपनी दाढ़ी, भूल गए थे खाना पीना, भूल गए थे साफ सुथरा पोशाक, भूल गए थे समय, दिन, तारीख। भूल जाते हैं हम कि बस उतने से समय में हम हो गए थे कितने मनुष्य। भूल जाते हैं हम कि बस उतने से समय में हम हो गए थे कितने मनुष्य। क्या बात है। बहुत बहुत ही सुंदर बहुत कविता बहुत सुंदर। और लापरवाही इसमें का। एक जी लाइन हाँ, आपने जोड़ना जी चाहूंगी, वो एक कविता है कि सब कुछ सदा सदा सब कुछ साफ सुथरा, फिर वो चलती, छोटी सी कविता है, जाने ऐसे घर में लगता क्यों है भय। तो वो जो है इतना जी सजा जी सजा बिल्कुल। तो हाँ, वो पापा की यस, कविता है, बिल्कुल पिता सही की। आपने उस कविता को लिंक किया। तो यह जो बेतरतीबी है, यह जो लापरवाही है, और कई बार हम कष्ट में भी भूल जाते हैं अपनी जी उस चाक चौबंदी को जी जो आवश्यक भी होती है। तो उसमें भी जीवन है, दरअसल जीवन उसी में जीवन है। उसी में। कभी इस पर जोर दे रहा है, कभी क्या बात हमें स्वाभाविक रहने की मतलब बात हमसे कह रहा है, है। संवाद हमसे कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा जी जोड़ने के लिए। बहुत बहुत और आप जी, मुझे ये हार्दिक मौका आभार। दिया, मुझे मौका दिया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना पिता पे बोलूंगी। मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा लगा। आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम है ये, इतना मतलब सभी को जो आप लेकर आ रहे हैं, तो सबको सुनना चाहिए। और देखिए, पाठक तो तय कर ही लेते हैं, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम लोग बहुत, हार्दिक सभी आभार। परिवार की तरफ से आपको आभार, बहुत बहुत जी आभार। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बस छोटी सी कोशिश हमारी ओर से। और मित्रों, हम लोग अगली कड़ी में फिर उपस्थित होते हैं। भगवत रावत जी पर कुछ और कड़ियां अभी देखेंगे, सुनेंगे, और कई नई चीजों को जानेंगे, कई नई शख्सियतों को सुनेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।